वेलकम बैक एसके जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 16 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट्स होंगे प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए साथियों, आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, कि अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आइए साथियों, इसी जोश और जज्बे के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट, खाली स्थान दिया गया है, किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। इस प्रकार सही उत्तर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन बी अकबर। आइए साथियों, इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधियां। अकबर ने अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, वहीं नरिहर को महामात्र की उपाधि से, तानसेन को कंठाभरण से, और जबकि भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। अब्दुस समद को सीरी कलम, नरिहर को महामात्र, तानसेन को कंठाभरण, भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि से अकबर ने सम्मानित किया था। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कदमाई किस राजवंश के तहत भू राजस्व का रूप था? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या फिर ऑप्शन डी शुंग वंश। तो कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का रूप था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चोल वंश। आइए साथियों, इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चोल राज का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, जिसका शासनकाल 850 से 871 ईस्वी था। तमिल तथा संस्कृत चोल काल की राजकीय भाषा थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। तमिल तथा संस्कृत चोल काल की राजकीय भाषा थी। चोल काल के अगर अंतिम शासक की बात करें तो राजेंद्र तृतीय था। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मादेय कहलाती थी। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि साला भोग कहलाती थी। और गैर ब्राह्मण यानी किसान स्वामी की जो भूमि थी वो वल्लन ननगाई कहलाती थी। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजिया पहली महिला शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? ऑप्शन ए मुइजुद्दीन बहराम, ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो रजिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आइए साथियों, इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। रजिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल, जो वर्तमान में हरियाणा है, वहां कर दी गई थी। किसके द्वारा? डाकुओं द्वारा। कब? 1240 ईस्वी में। रजिया ने अपने शासनकाल में पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। आइए साथियों, इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का कौन सा शासक था? तो तृतीय शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल रहा वो 319 से 324 ईस्वी तक रहा। माफ कीजिएगा साथियों। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब किया? 319 से 320 ईस्वी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन व कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज व भारत का नेपोलियन। वहीं अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया। कालिदास एवं धन्वंतरि जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने किया था। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान शिव या फिर ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या को डिस्कस कर लेते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे क्या बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की उत्तम कृति है, यानी यह मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और माफ कीजिएगा साथियों, यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है तथा यह भगवान शिव को समर्पित है। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों को डिस्कस कर लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर जो कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में, ये भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ये किसको? शिव पार्वती को समर्पित है। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तापी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी बेतवा नदी। आपको बताना है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध तापी नदी पर स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो होगा क्या होगा? ऑप्शन ए तापी नदी। आइए इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह तापी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? उकाई बांध जो है सरदार सरोवर बांध के बाद ये गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है, जबकि इस बांध से 300 मेगावाट की विद्युत इकाई इस पर लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी बेतवा। तो उकाई बांध तापी नदी पर स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तापी नदी। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह तापी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। आइए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट बांध को डिस्कस कर लेते हैं। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है और किस नदी पर? तो पेनार नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा किस नदी पर? तो महानदी पर। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है, किस नदी पर? तो हुगली नदी पर। सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर? चेनाब नदी पर। उरी बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। वहीं भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। अगर बात करें रिहंद बांध की तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और किस नदी पर? तो रिहंद नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। मैथान बांध झारखंड नदी कौन सी है? तो बराकर नदी। जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश में कौन सी नदी? तो चंबल नदी। नागार्जुन बांध तेलंगाना किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध केरल और नदी कौन सी है? तो पेरियार नदी। सभी इंपॉर्टेंट बांध को मैंने डिस्कस किया है साथियों, सभी को ध्यान दीजिएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कृष्णा की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन ए घाट प्रभा, ऑप्शन बी प्रणीता, ऑप्शन सी पूर्णा या फिर ऑप्शन डी मंजरा। तो कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घाट प्रभा। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली से हुआ है। घाट प्रभा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली से हुआ है।
महाराष्ट्र में इस नदी का नाम क्या है? तो हिरण्यकेशी नदी है, जो कर्नाटक में हिडकल बांध के पास घाटप्रभा नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। गंगा की अगर सहायक नदियों की बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, यमुना और कोसी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियों की अगर बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। वहीं अगर कृष्णा की बात करें तो घाटप्रभा, तुंगभद्रा, बेदावली, कोयना और मालप्रभा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की। ध्यान दीजिएगा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, बेदावली, कोयना और मालप्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की। कावेरी की सहायक नदियां हैं हेमावती, भवानी, काबनी और अकीवती। कौन सी? हेमावती, भवानी, काबनी और अकीवती। नर्मदा की सहायक नदियां हैं अमरावती, भूखी और तवा। अमरावती और भूखी और तवा किसकी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की। वहीं अगर बात करें दामोदर नदी की तो बाराकर और कानोर नदी जो हैं ये दामोदर की सहायक नदी हैं। चंबल की सहायक नदी बनास, सिप्रा, पार्वती और मेज। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो बनास नदी, सिप्रा नदी, पार्वती नदी और मेज किसकी सहायक नदी हैं? तो चंबल की। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्म महासागरीय धाराएं डॉट डॉट के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी भूमध्य सागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक वृत्त। तो जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं ये भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूमध्य सागर। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं एवं इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। अगर बात करें अटलांटिक महासागर के जलधाराओं की तो खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम धारा जो है इसकी प्रकृति क्या है? तो गर्म है। ये अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को डिस्कस कर रहे हैं। तो खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है और इसकी प्रकृति कैसी है? तो गर्म है। ब्राजील धारा की प्रकृति कैसी है? तो गर्म। संबंध किस महासागर से है? तो अटलांटिक महासागर से। कनारी धारा कैसी धारा है? तो ठंडी। लेब्राडोर धारा कैसी है? तो ठंडी धारा है। ग्रीनलैंड ये भी ठंडी है और फॉकलैंड भी क्या है? ठंडी है। तो ध्यान दीजिएगा, खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, इसकी प्रकृति गर्म है। ब्राजील धारा का भी संबंध किससे? अटलांटिक महासागर की जलधारा से और इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म। कनारी धारा इसका भी संबंध है अटलांटिक महासागर से, इसकी प्रकृति क्या है? ठंडी है। लेब्राडोर धारा भी कैसी है? ठंडी है। और ग्रीनलैंड धारा भी क्या है? ठंडी है। फॉकलैंड धारा भी क्या है? ठंडी है। वहीं अगर बात करें प्रशांत महासागर की जलधाराओं की तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं में पहली धारा है अलास्का की धारा, जिसकी प्रकृति क्या है? गर्म है। क्यूरोसियो या इसे जापान की धारा भी कहा जाता है, इसकी प्रकृति क्या है? गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा की प्रकृति क्या है? गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा इसकी प्रकृति भी क्या है? गर्म है। हम्बोल्ट की धारा की प्रकृति क्या है? ठंडी है। क्यूराइल धारा की प्रकृति क्या है? ठंडी है। तो ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं थी और वो अटलांटिक महासागर की। इनकी प्रकृति भी थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे अलास्का है, लास, अलास्का को कैसे याद रखेंगे? अलास्का, लास, लास आ रहा है, लास को क्या करते हैं? जलाते हैं। इस प्रकार याद रहेगा कि ये गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो, कोई अगर रुस जाए या रोस हो जाए तो क्या होता है? दिमाग गर्म हो जाता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार क्यूरोसियो की धारा को जापान की धारा भी कहा जाता है। प्रकृति कैसी है? गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर को ध्यान दीजिएगा, ये गर्म है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा भी क्या है? गर्म है। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की धारा क्या है? ठंडी है। हम्बोल्ट और क्यूराइल की धारा भी क्या है? ठंडी है। कुछ ऐसे कुछ ही याद रखिएगा। ये साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदा संरक्षण की विधि है? ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी राके डैम या फिर ऑप्शन डी सीढ़ीदार खेत बनाना। तो मृदा संरक्षण की एक विधि क्या है? सीढ़ीदार खेत बनाना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सीढ़ीदार खेत बनाना। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।
मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं, यानी कटने से बचाती हैं। मृदा संरक्षण की विधियों की बात करें तो वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार और बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना। यहाँ बाल नहीं, यहाँ बाढ़ नियंत्रण होगा साथियों। बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना, ये मृदा संरक्षण की विधियां हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। वहीं अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950, यानी 2 दिन बाद। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय पक्षी मोर को, तो 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को क्या राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह जो कैसा है, ऐसे है, रुपए को कब अपनाया गया? तो 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन द्वारा बेटे, बेटियों और माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है? ऑप्शन ए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950, ऑप्शन बी हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, ऑप्शन सी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 या फिर ऑप्शन डी हिंदू अधिनियम 1956। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा बेटे, बेटियों और माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा संशोधन? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा बेटे और बेटियों और माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 संबंधित है। ऑप्शन ए किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से। ऑप्शन बी अपहरण करने के लिए दंड। ऑप्शन सी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। ऑप्शन डी किसी व्यक्ति को गंभीर आघात या मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूलने से। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो धारा 354 है, इसका संबंध है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। तो 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन सी अनुच्छेद 233
या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 228। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 239। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 239 में राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपने कार्यों को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक रूप में करता है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B2 या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। तो मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन B2, क्योंकि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पौधे का वानस्पतिक नाम है? आपको बताना है कि भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीम, यानी नीम का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एजाडिरेक्टा इंडिका है। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वानस्पतिक नाम है। गुड़हल का वानस्पतिक नाम होता है हिबिस्कस साइनेंसिस। क्या होता है गुड़हल का वानस्पतिक नाम? तो हिबिस्कस साइनेंसिस होता है। और करी पत्ता का वानस्पतिक नाम मुराया कोएनजी है। देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नाम संडरस डेओडारा है। क्या है? देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नाम संडरस डेओडारा है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वानस्पतिक नाम है। गुड़हल का वानस्पतिक नाम हिबिस्कस साइनेंसिस है। करी पत्ता का वानस्पतिक नाम मुराया कोएनजी है और देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नाम संडरस डेओडारा है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा विटामिन 90% होता है? अंडे की जर्दी यानी जो पीला भाग होता है उसमें कौन सा विटामिन है जिसकी मात्रा 90% होती है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो अंडे की जर्दी में विटामिन B12 की मात्रा 90% तक होती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन B12। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अंडे की जर्दी के 90% भाग में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन के जो है ये टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन बी जोहान साल्क, ऑप्शन सी लुई पास्चर या फिर ऑप्शन डी जॉन नैश। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अल्बर्ट साबिन। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट साबिन ने 1961 ईस्वी में किया था। जोहान साल्क सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था। वहीं अगर बात करें लुई पास्चर की तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी धातु में लीड और टिन होते हैं? ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी गन मेटल, ऑप्शन सी सोल्डर या फिर ऑप्शन डी बेल मेटल। तो सोल्डर नामक धातु में लीड और टिन होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोल्डर। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सोल्डर में लीड और टिन होता है। गन मेटल की अगर बात करें तो गन मेटल में तांबा, टिन और जस्ता की मिश्र धातु कौन है? गन मेटल है।
वहीं अगर बात करें जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल की मिश्र धातु है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ए गुजरात, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में स्थित है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 अगस्त 1907, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1960 या फिर ऑप्शन सी 12 मई 1940 या फिर ऑप्शन डी 20 जुलाई 1784। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 अगस्त 1907। टाटा जमशेदजी भाई ईरानी का निधन हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, टाटा आयरन स्टील यानी टिस्को कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो जमशेदजी ईरानी यानी टाटा भाई थे, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1907। टाटा जमशेदजी ईरानी का संबंध किससे है? तो टाटा आयरन स्टील से है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल केंद्रीय स्तर का एक कर है। ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी मनोरंजन कर, ऑप्शन सी चुंगी कर या फिर ऑप्शन डी क्रय कर। तो अगर बात करें क्रय कर की, तो ये राज्य सरकार का है, चुंगी भी राज्य सरकार का कर है, मनोरंजन भी राज्य सरकार का है। तो इस प्रकार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल केंद्रीय स्तर का कर कौन सा है? तो उत्पाद शुल्क है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवीए यानी माफ़ कीजिएगा साथियों, जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऑप्शन बी ग्रोथ वैल्यू एडेड, ऑप्शन सी ग्रोथ वैल्यू एसेट या फिर ऑप्शन डी ग्रॉस वैल्यू एसेट। तो जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रॉस वैल्यू एडेड। आइए साथियों इस प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सकल मूल्य वर्धित या ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल एवं सेवाओं के मूल्य की माप है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये इसे क्या बोलते हैं? सकल मूल्य वर्धित भी कहा जाता है। ये किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल एवं सेवाओं के मूल्य की माप है। अगर अन्य शब्दों में बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर परिकलित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्गत मूल्य क्या है? ऑप्शन ए यह बाजार मूल्य से अधिक होता है, ऑप्शन बी यह बाजार मूल्य से कम होता है, ऑप्शन सी यह किसान द्वारा तय किया गया मूल्य है या फिर ऑप्शन डी यह बाजार मूल्य के समान मूल्य है। तो निर्गत मूल्य यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।